गाजा पट्टी को और छोटा कर सिनाई इलाके तक धकेलने का और बीच में एक बफर जोन क्रिएट करने का इजराइल मन बना चुका है। वहीं इजराइल के खिलाफ दुश्मनों की चौकड़ी कैसे घेरने का प्लान बना रही है, आइए वो आपको दिखाते हैं। हमास पहले से ही इजराइल के साथ जंग लड़ रहा है। 7 अक्टूबर को हमले के बाद से ही हमास जंग में उतरा हुआ है। वहीं प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं हुती, हमास का साथ देने के लिए हुती विद्रोही लगातार इजराइल का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और यमन की जमीन से हुती विद्रोही ड्रोन के जरिए इजराइल पर हमले को लगातार अंजाम दे रहे हैं। वहीं हिजबुल्लाह का नंबर आ जाता है। आज क्या वो जंग का ऐलान करेंगे नसरुल्लाह, उसी का इंतजार है। इस वॉर में सबसे बड़ा प्लेयर इसको माना जा रहा है। आज हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होने वाला है, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ फुल फ्लेज युद्ध में उतरेगा या नहीं, खुल के उतरेगा या नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अब तक जंग का ऐलान नहीं किया है। वो सिर्फ छिटपुट वार तक ही सीमित रहा है, क्योंकि इजराइल ने साफ किया है कि उसकी लड़ाई हिजबुल्लाह से नहीं, सिर्फ हमास से है। वहीं इजराइल के को घेरने वाली एक चौकड़ी में चौथे किरदार की बात कर लेते हैं, जिसकी जल्द एंट्री होने वाली है, और वो है ईरान समर्थित ब्रिगेड, जो कि जंग में उतरने का ऐलान कर चुके हैं। इराक और सीरिया में मौजूद हैं ये लड़ाके, ईरान समर्थक लड़ाके या समर्थित लड़ाके इन्हें कहा जाए, जिन्होंने जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है। ये कैसे यहां पहुंचेंगे, कैसे एंट्री करेंगे, और क्या गाजा पट्टी में ये बैकएंड से हमला करेंगे, या इजराइल के लिए एक तरफ से इजराइल के पूर्वी दिशा में ये अटैक्स शुरू कर देंगे, ताकि इजराइल के लिए फिर ये 3 फ्रंट वॉर हो जाए, 2 फ्रंट नहीं। अब वहीं अरब देशों से मिल रही चुनौतियों के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ी बात कह दी है। युद्ध के मैदान के बीच जाकर नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध में वो उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले हैं। नेतन्याहू ने एक बार फिर अपनी सौगंध दोहराते हुए कहा है कि इजराइल जब तक हमास का वजूद मिटा नहीं देता, तब तक इजराइल के सैनिक वापस नहीं लौटेंगे। नेतन्याहू का इशारा उन अरब देशों की ओर था जो लगातार इजराइल पर सीज फायर का दबाव बना रहे हैं। אנחנו בעיצומה של המערכה. יש לנו הצלחות מאוד מרשימות, אנחנו בפאתי העיר עזה, כבר יותר מפאתי העיר. אנחנו מתקדמים, יש לנו גם אבדות כואבות, כי כל חייל שנופל זה עולם ומלואו, וליבנו מהמשפחות. אבל אני רוצה להעביר דבר אחד, ואמר את זה עכשיו אחד הלוחמים, שום דבר לא יעצור. אני קורא לבלתי מעורבים, צאו, תתפנו דרומה, כי אנחנו לא נעצור בפעילות שלנו לחסל את מחבלי החמאס. אנחנו נתקדם וננצח, ונעשה את זה בעזרת השם ובעזרת הלוחמים הגיבורים שלנו. फिलिस्तीनी आम नागरिकों से हमारी लड़ाई नहीं है। गाजा पट्टी में जो आम नागरिक हैं वो दक्षिणी गाजा की तरफ चले जाएं। उत्तरी गाजा में हमास के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की हमने ठानी है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमास के लड़ाकों से है। ये बात बार बार इजराइल कह रहा है। वहीं युद्ध में इजराइल को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है और अपनी ओर से हुए नुकसान का आंकड़ा इजराइल ने अब सामने रखा है। इजराइल के दावे के मुताबिक गाजा में अभी भी उसके 242 लोगों को बंधक बनाकर हमास ने रखा हुआ है। इन बंधकों में बच्चों की संख्या करीब 30 की है। यही नहीं, हमास की ओर से अब तक इजराइल पर जो रॉकेट हमले किए गए हैं वो करीब 8000 से ज्यादा हैं। यानी 7 अक्टूबर से लेकर अब तक हमास इजराइल पर 8000 से ज्यादा रॉकेट दाग चुका है। रोज का औसत देखें तो इजराइल हर रोज हमास के 300 से ज्यादा रॉकेट हमलों को झेल रहा है। यही नहीं, युद्ध के बीच अब तक 2.5 लाख से ज्यादा इजरायली नागरिक अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर शिफ्ट हुए हैं। इनमें ज्यादातर लेबनान से लगी सीमा के आसपास बसे लोग हैं जो वहां से दूर हटे हैं। और गाजा में जमीनी ऑपरेशन में अब तक इजराइल के 23 सैनिकों की मौत हो चुकी है। तो इजराइल को भी यह युद्ध काफी महंगा पड़ रहा है हर तरह से, लेकिन उन्होंने ठान ली है कि अब की बार आर या पार होगा। और वहीं युद्ध के बीच हमास को लेकर एक और बड़ी खबर आई है यहां अखाड़ा में, जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। हमास के आतंकी अब बंधकों के परिजनों के मैसेजेस भेज रहे हैं। जिन लोगों को हमास ने बंधक बनाया है उनके घर वालों को हमास आतंकी मैसेजेस भेज रहे हैं। हिब्रू में मैसेज भेजकर आतंकी कह रहे हैं कि वो हमास कैदियों के बदले उनके परिजनों को रिहा कर सकते हैं। यानी आपको छोड़ने के लिए आप हमास के काडर
जो इजरायली जेलों में कैद हैं उनको रिहा करवाएं। मतलब ये कि हमास को ये लगने लगा है कि बंधकों के बदले इजरायल की सरकार नहीं झुकेगी, इसलिए अब वो सीधे बंधकों के परिजनों को मैसेज भेजकर इमोशनल कार्ड खेल रहा है हमास, ताकि इजरायल के लोग ही सरकार पर बंधकों को रिहा करने का दबाव बनाएं। लेकिन इजरायली जनता ऐसी है कि उन्होंने अपने सैनिकों को यह कह डाला है, ये मैसेज भेजे हैं कि हमारे परिजन लौटे ना लौटे ये तुम पर है, तुम उन्हें छुड़ा कर लाओ, हमें हमास से कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुम्हें हमारा काम करना होगा और हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इजरायल के कई लोग, कई इजरायली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर रिजर्व में दाखिल हुए हैं, भर्ती हुए हैं और बैकएंड पर मदद कर रहे हैं। इजरायल को जंग में एक और झटका लगा है वहीं, क्योंकि 48 घंटों के अंदर उसके 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए हैं। ये ग्राउंड ऑपरेशन का कोलैटरल डैमेज इजरायल को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमास अपनी बनाई सुरंगों से अटैक कर रहा है। इजरायल अपने एक सैनिक की कीमत 1000 के बराबर मानता है और इसलिए अब इजरायल ने गाजा के अंदर हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं, इंटेंसिटी बढ़ा दी है अटैक्स की। हमास ने भी जंग का प्रचंड आरंभ कर दिया है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसने अपने एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करके इजराइल के 3 मरकावा टैंक उड़ा दिए हैं। वैसे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यह दावा किया है कि 1 नवंबर तक इजराइल की 22 बख्तरबंद गाड़ियां और 5 टैंक उड़ा दिए गए हैं। आखिर गाजा के अंदर इजराइल की फोर्स के रास्ते में कौन कौन चट्टान बनकर खड़ा है? आखिर कैसे 48 घंटे के अंदर इजराइल के 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए? हमास के गोरिल्ला युद्ध की ये पूरी खतरनाक स्ट्रैटेजी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमास के ही वीडियो का विश्लेषण करेंगे। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 1। हमास का ये लड़ाका धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सुरंग ऐसी झाड़ियों के पास खुलती है जिनको दूर से देख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ सेकंड बाद वो तस्वीर सामने आती है जब सुरंग से हमास का लड़ाका और उसका टैंक फोड़ने वाला हथियार एक ही फ्रेम में एक साथ साफ नजर आते हैं और बहुत ही आराम से बेहद नजदीक मौजूद इजराइल के टैंक को निशाना बनाने में हमास कामयाब हो जाता है। एक ही एंटी टैंक वेपन के वार से इजराइल का महंगा 75 करोड़ का मरकावा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 2। एक झाड़ी और झुरमुट के पास ही सामने की तरफ इजराइल का टैंक नजर आता है। घात लगाकर टैंक पर हमला होता है। और एक ही पल में इजराइल का पूरा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के टैंक पर निशाना लगाया गया है। अगर हमास का दावा सही है कि उसने इजराइल के 5 टैंकों को नष्ट कर दिया, तो यह घटना क्यू की उस जंग की याद दिलाती है कि पुतिन अपने टैंकों के बल पर क्यू को जीतने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अमेरिका से आई एंटी टैंक मिसाइलों ने क्यू को रूस के टैंक का कब्रिस्तान बना दिया।
फिलहाल हालात ये है कि अब इजराइल को एक बार फिर से ये बात गंभीरतापूर्वक सोचनी पड़ेगी कि आखिर गाजा के अंदर घुसने का उसका फैसला कितना सही था, क्योंकि लंबी घेराबंदी करके भी पहले हमास के संसाधनों को खत्म किया जा सकता था। गाजा पट्टी के अंदर उन्हीं इमारतों का मलबा इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे इजराइल की एयरफोर्स ने ही तैयार किया है। गाजा के अंदर मौजूद इमारतों के मलबे से इजराइल की सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के रास्ते गाजा के अंदर आगे बढ़ रही है। एयर कवर के लिए इजराइल एयर फोर्स के ड्रोन और लड़ाकू विमान भी गाजा के आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर करीब 1,40,000 ध्वस्त इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और ऐसे में गाजा के अंदर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रास्तों पर मलबे की रुकावट झेलनी पड़ रही है। इस मलबे को हटाए बिना इजराइल की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इसी मलबे को साफ करने के चक्कर में इजराइल की आर्मी फंस रही है और उसको हमास के हमले झेलने पड़ रहे हैं। खबर में इस वक्त खबर ये आ रही है कि अरब के देश इजराइल पर आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो गाजा तक मानवीय सहायता पहुंचने नहीं दे रहा है, लेकिन अब इस बात का सबूत दुनिया के सामने आया है कि हमास आम लोगों के संसाधनों का इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। यहां तक कि अस्पताल में इस्तेमाल होने वाला ईंधन भी अब हमास अपने लिए युद्ध में प्रयोग कर रहा है। दिखाते हैं आपको हमास के खिलाफ ये सबूत जो इजराइल ने दुनिया के सामने अब रख दिया है। ابو الحسن ابو حمزه السلام عليكم. سلام يا حبيبي. انا واقف مع الدكتور عاطف فتح سبيكر، رحنا عشان نعدي الصور اللي انت اللي حكيتوا عنها. تقول لي فيش صور يا ابو حسن، انا بحكي الصور بقول لك انه انتم تجيبوا 1000 لتر زيت. انتوا طبعا احنا هذا في الاندونيسي في الاندونيسي؟ ايوه في الاندونيسي، واقف مع الدكتور عاطف وبسمع فتح سبيكر. طب وهو قال لك فيش طلاب؟ ايوه تكلموا كل منهم. طب انا قالوا لي عبي من الاندونيسي. نعم. انا كلمنا ابو احمد الزريعي امبارح وقال عبي من الاندونيسي. مين ابو احمد الزريعي؟ وكيل وزاره الاقتصاد. طيب عاد انه امبارح في الليل كان عبي، كان الوكيل قال لي وكيل الوزاره قال لي امبارح في الليل تعبي له اذا بده يتحرك في الليل، في النهار لهم جايهم 1000 لتر. وين؟ بيعبوا وين؟ 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 مش عارف يا سيدي، مش عارف. طب يا عم اعتبرنا اخذنا في الليل، يعني بدها تفرق؟ لا بتفرق. الوكيل قال لي شيء، الوكيل قال لي في الليل بدي بتعبي له اياه 1000 لتر. قلت له انا عندهم 600 لتر الفل تبعه، قال لي خلاص بدي اعبي لهم 600 لتر تعبي لهم. سيدي واحنا بدنا نعمل تواصل، عبال ما نعمل تواصل عارفين بدين نشتغل. احنا كل هيئتنا حكومه لمصلحه البلد نشتغل. نشوف كيف حالنا. الله يرضى عليك، هيك تعبير، لانه والله مضغوط علينا من الناس شويه، تخافون الناس متاخرين عليهم. الله يرضى عليك، كل الشكر لك يا دكتور. خلينا نخلص من قصه الصوم هذه.